नमस्कार, यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है में आज मैं थोड़ी सी बात पक्षियों की कर लेता हूं। वैसे पक्षियों का मैं कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन सुना यह जाता है कि चतुर्मुर्ग जो है खतरे को भांपकर रेत के अंदर अपना सिर छुपा लेता है, सोचता है कि मैं बच गया हूं, ये मेरा पूरा शरीर जो छुप चुका है। ऐसे ही हालात कुछ हमारे समाज के, हमारी सरकारों के भी हो रहे हैं। पानी के संकट को लेकर कुछ ऐसी ही स्थिति आजकल हमारी हो गई है। वर्तमान स्थिति अगर देश की करें तो ऐसी ही है। पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर पानी है वो घट रहा है, एनवायरमेंट पूरी तरह डिसबैलेंस हुआ है और हम लोग मस्ती में हैं, क्योंकि हमें लगता है पानी तो मौजूद है, लेकिन बोतलों में और टैंकरों में। अगर बात करें पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस की तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। अगर आप आज की बात करें, संसद के अंदर बाकायदा जल संकट को लेकर एआईडीएमके जो है उसने सवाल उठाया है, नोटिस दिया है कि चेन्नई के अंदर जो पानी का संकट है उस पर बहस होनी चाहिए। चेन्नई के हालात ये हैं कि वहां पर लगातार पानी का स्तर गिर गया है, 0.19% जो है पानी बचा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और अगर आप बात करें नीति आयोग की तो बड़े खतरनाक आंकड़े पेश किए गए, उस पर भी अगर चर्चा करेंगे कि 2020 यानी अगला साल जो है वो खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है और अभी 60,000 जो 60 करोड़ लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। और अगर आप बात करेंगे आगे भी हालात खराब हो सकते हैं, आज इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये हालात अपने आप पैदा हो गए, हमने किए हैं, या इसके लिए कोई और भी जिम्मेदार है। क्योंकि चेन्नई एक केस स्टडी हो सकता है, वो सिर्फ इसलिए कि महानगरों की हालात की बात कर रहे हैं। चेन्नई महानगर है, छोटे गांव देहात की बात नहीं कर रहे हैं हम। उसके हालात क्यों एकदम बिगड़ गए, तमाम चर्चा करेंगे और आपके आसपास की भी चर्चा करेंगे। और कुछ देर के लिए आप भी आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि आपकी उम्र के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर कहां कहां तालाब थे, कहां कहां कुएं थे, कहां कहां वो अब नहीं है, कहां कहां उन पे कब्जा हुआ है, किन किन लोगों ने कब्जा किया है, प्राइवेट लोगों ने किया है, सरकारी इमारतें बन गई हैं। थोड़ा सा इमेजिन करिए और डिबेट को भी देखिए और महसूस करिए कि जल संकट अपने आप हुआ है या हमने तो नहीं खड़ा किया। पैनल मेरे साथ मौजूद है, बीनू मेनन जी मेरे साथ मौजूद है, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ बिलाल अहमद साहब मौजूद हैं, टीएमसी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बीनू मेनन जी का और बिलाल साहब का। आशीष पांडे जी हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून के जानकार हैं, इनकी भी बड़ी अहमियत है खास तौर से। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी का। अविनाश चंचल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी का। ये एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं और पर्यावरण को लेकर काम करते हैं। और अगर बात करें पैनल से, सबसे पहले अविनाश जी के पास चलेंगे। अविनाश जी, भयावह स्थिति है, कैसे देखते हैं? सरकारों की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी और सबकी जिम्मेदारी कहां चूक हो गई है? क्योंकि कहा यह जाता है, अच्छी सरकार की परिभाषा में यह कहा जाता है कि अच्छी सरकार की जिम्मेदारी है जल और वायु और वातावरण अच्छा देना, उसकी जिम्मेदारी है। शायद हमारे साथ अविनाश चंचल जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, बहुत जल्द जुड़ जाएंगे, लेकिन मैं सबसे पहले बीनू मेनन जी के पास चलना चाहूंगा। बीनू जी, सरकार आपकी है, बड़ी जिम्मेदारी है, जल मंत्रालय आपने बना दिया है, लेकिन खतरा टला नहीं है, बल्कि अब आमने सामने आने लगा है। संसद में आज बात उठने की बात हुई है। देखिए, ये फोर साइटेडनेस कहेंगे, क्योंकि ये फोर साइट कर लिया गया था। मॉनसून जो है, जो पोस्ट मॉनसून है वो 21% कम हुआ था पिछली बार से, इसीलिए अब की बार जो है जल मंत्रालय का स्थापन हुआ, ताकि इसका जो रूट कॉज है इस पर काम हो पाए। आपको मालूम होगा इजराइल जो है अराउंड 30% डेजर्ट एरिया है, पर उन्होंने किसी तरीके से उसको पानी को कंट्रोल करने का, पानी और पानी को वो करने का सिस्टम उन्होंने कराया है। इसलिए हमने क्या है, इजराइल को भी इसमें शामिल किया है अपने यहाँ पे पानी को रिकवर करने के लिए। और 2024 जो है हमारा एम है, 2024 तक जो है पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेवल है उसको सही किया जाएगा। और जो 21% हमारा जो सरफेस वाटर है जो पोल्यूटेड है उसको भी क्लियर किया जाएगा। लेकिन बीनू साहब जी, ठीक है, आपने इजराइल की बात की या किसी और की बात की, मल्टीनेशनल जो कंपनी है उनके लिए तो पानी एक व्यापार है। बोतल के अंदर पानी अगर बात करें, जितने रुपए में लोग अपने पूरे दिन की भूख मिटाते हैं, अपने पूरे दिन का खर्च चलाते हैं, इतने रुपए में एक बार की प्यास लोग बुझाते हैं। ये जो डिफरेंस है ये भी तो माफिया की वजह से आया है। बिल्कुल। देखिए, पानी, आप, मैं अभी महाराष्ट्र का आपको एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र में काफ़ी रीजन ऐसे हैं जो ड्राउट से घिरे हुए हैं, सूखे से घिरे हुए हैं। तो अभी जो है एज ऑफ नाउ 4,464 जो करोड़ जो हैं वहाँ के किसानों के बैंक्स में डेबिट किया गया है।
इन चीजों को लेकर, पर मैं आपको बताना चाहूंगा 72,000 करोड़ का वहां घोटाला हुआ है इरिगेशन को लेकर, पानी को लेकर। तो ऐसे जो देखिए, आप पिछले टाइम से जिन चीजों को, जिन रिसोर्सेस को फ्रूटफुली यूज 15 साल में आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर 35,000 करोड़ का भी घोटाला वहां सामने आ रहा है। पाइप के जरिए पानी, जो जल नल योजना, अगर घोटालों की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में अगर आपको मालूम होगा तो लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा कई सारे एरियाज जो बंजर थे, जिसमें एग्रीकल्चर नहीं हो पाता था, वो हुआ। ठीक है, चलिए मैं आशीष जी के पास चले जाऊंगा। आशीष जी, पानी की अगर बात करें, बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय अगर नेचुरल जो सिस्टम है हम केवल उसकी बात करना चाहेंगे। आसमानों में पानी है, जमीन के नीचे पानी है, जमीन के सरफेस के ऊपर पानी है। अगर बात करें दुनिया की टोटल जो जिसे कहना चाहिए सूखा एरिया, उससे 3 गुना ज्यादा पानी है, लेकिन आज हमने उसे खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2001 को बाकायदा हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी नाम के एक केस में बाकायदा निर्देशित किया सभी सरकारों को कि तालाबों, पोखरों, कुओं की नेचुरल जो उनकी जो हालत थी उनको उसी हालत के अंदर रिस्टोर किया जाए और उन पे अगर अवैध कब्जा उसको तोड़ा जाए। अगर वो उस जमाने तक इतने गहरे थे तो उनको उतना गहरा किया जाए। कहां चूक हो रही है? सरकारों ने इंप्लीमेंट नहीं किया, कौन जिम्मेदार है? क्या लगता है? कानून ने अपना पूरा काम किया, अदालतों ने तो यहां तक किया, नैनीताल हाई कोर्ट ने बाकायदा 2017 में यह कहा कि गंगा को और यमुना को जीवित व्यक्ति की तरह एक दर्जा दिया जाए। हालांकि उसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने शायद बदलाव किया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद खामी कहां रह गई? खालिद साहब, जब बचपन में हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की तो हमको ये बताया गया कि इस पृथ्वी का 97% जो है पानी से घिरा हुआ। और मुझको समझ में नहीं आता कि उस बाल्यकाल से आज तक आते आते क्या ऐसी गड़बड़ हुई कि आज हम वाटर क्राइसिस की मुहाने पर खड़े हुए। देखिए, इस समस्या के कई पहलू हो सकते हैं। कुछ ऐसे पहलू हो सकते हैं जो शायद केवल एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट या कानूनविदों या इनके बस में नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो निसंदेह इस तरफ इशारा करते हैं कि हमारा वाटर मैनेजमेंट जो रहा है वो प्रॉपरली नहीं रहा है इन सालों में। इस वाटर मैनेजमेंट को करेक्ट कैसे किया जा सकता है, उसके लिए क्या प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है, इस पर डिबेट हो सकती है। देखिए, सवाल यह है कि आज भी हम पानी को एक ऐसी कमोडिटी के रूप में देखते हैं जो कि फ्री सबको अवेलेबल होनी चाहिए। सपोज करिए आपकी जमीन है, आपका ये बेसिक एक परसेप्शन होगा कि इसके नीचे जो भी पानी है वो पानी पर आपका अधिकार है। अब शायद ये समय आ गया है कि हम इस चीज को समझें कि पानी एक कॉमन रिसोर्स है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। आशीष जी, सवाल यह है कि कानून ने अपना पूरा काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, फिर भी तालाबों पे अधिकतर कब्जे हो गए हैं। अगर आप आंकड़ों की बात करेंगे, कोई शहर, कोई तहसील, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर बड़ी तादाद में तालाबों पे कब्जा ना हुआ। भू माफिया, उसके अलावा सरकारी तंत्र, यानी सरकारी बिल्डिंग्स तक बन गई है, एक जगह एम्स भी बन गया है, पंचायत भवन बन गए। कैसे काम कैसे होगा? देखिए, जब एक बार आप वाटर पर ऑनरशिप किसकी है, एक कॉमन ऑनरशिप है, इसको डिसाइड कर देते हैं, उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपका जो वाटर लेवल है उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। उसके लिए जैसा आपने बताया, सजेस्ट किया, जो हमारे कुएं हैं, जो हमारे तालाब हैं, जो हमारी नेचुरल, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी में 25 जुलाई 2001 को, लागू ना होने के लिए कौन जिम्मेदार है? सर, मैं यहां पर देखिए, मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मैं सरकारों की जिम्मेदारियों और कोर्ट से बाहर जाकर बात कर रहा हूं, क्योंकि पानी एक ऐसी बेसिक एक जरूरत है जिसमें शायद इन चीजों की बात भी नहीं होनी चाहिए। अब एक बार देखिए, अगर हमारी कोई गांव में तालाब है या कुआं है और उस पर अवैध कब्जा हो जाता है, तो उसका नेचुरल लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलेगा कि हमारे वाटर रिसोर्सेज जो भी है, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। हमको देखना पड़ेगा कि जो भी हमारा कानून है इस संदर्भ में, उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई हमारे साथ कब्जा होता है उसको रोका जाना जरूरी है। हाँ, ठीक है। अविनाश चंचल जी हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अविनाश जी, आसमान से बारिश हुई, पानी तालाब में भरा या नीचे गया, या फिर एक तरह से देखा जाए हमारी खेती में काम आया, वो फिर एक सिस्टम बन गया, कुछ जमीन के नीचे चला गया, कुछ तालाबों में रह गया, वो स्टोर हो गया, साल भर उसका काम चलता रहा, जो बचा वो भी पोरस होकर नीचे जाके अंदर जाता रहा। लेकिन हमने सब खत्म कर दिया, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, तालाबों के ऊपर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, सरकारी तंत्र ने कब्जा कर लिया, बिल्डिंग्स बन गई। और अगर आप किसी भी शहर में देखेंगे तो तालाबों की तादाद आपको याद आ जाएगी, कितने थे और कितने बचे हैं। काम कैसे होगा? जल नहीं बचेगा तो आप और हम भी कैसे बचेंगे?
नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप अगर देखें कि ये जो पूरा वाटर क्राइसिस है, वो आप जो पूरे दुनिया में जो क्लाइमेट इमरजेंसी, क्लाइमेट क्राइसिस चल रहा है, उसी का एक पार्ट है। और ये पूरी तरीके से मेन मेड है, मतलब हम लोगों ने मिलकर इसको तैयार किया है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मधुबनी, दरभंगा जैसे इलाके में पानी की किल्लत की वीडियो वायरल हो रहे थे। ये वो इलाका है जो अपने पोखरों के लिए, तालाब के लिए बहुत मशहूर रहा है जी। सारे तालाब को हुआ ये है दरअसल कि जैसे जैसे तालाब का सरकारीकरण हुआ, पहले कुछ लोगों के हाथों में तालाब का स्वामित्व, मालिकाना हक होता था, उसके बाद सरकार के हाथ में गया और वो सीधा सीधा जैसे जिला कलेक्टर के हाथ में गया। लेकिन कोई एक ऐसा वाटर को प्रोटेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट आज तक हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई सरकारी तंत्र नहीं है। तो जो जितने भी तालाब है, जो आपने एक बार तो तालाब पे अधिग्रहण कर लिया, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन उसका कोई रख रखाव नहीं किया गया। धीरे धीरे उस पे भूमाफिया का, जो आसपास के लोग थे, उनका कब्जा होता चला गया और वही तालाब बचे हुए हैं जिनके जो निजी हाथों में है। तो ये एक बहुत बड़ी विफलता रही है, जिस वजह से चंचल साहब, आप एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको दो तरह के माफिया मिलेंगे। एक वो माफिया जो अकेले अपने दम पे लड़ता है, लेकिन उसका जो गठजोड़ है सरकारी तंत्र के साथ होता है। बड़ी दबंगई से बात कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने स्टोरी की थी 2003 और 4 में, आधा घंटे का पूरा शो किया था। लखनऊ को तालाबों का शहर कहा जाता था। आज भी कई तालाब ऐसे हैं जिसके नाम पर पूरी पूरी आबादियां हैं, लेकिन वहां तालाब नहीं मिलेगा। बख्शी का तालाब, ये वो फला, आप जरा देखें, आप लखनऊ में वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग मिलेंगे। आप दरभंगा की बात करें, वहां 40,000 जो हैं तालाब बताए जाते थे, अब से लगभग 30-40 साल पहले। अब कितने हैं वो आप पूछ सकते हैं। कई नदियां विलुप्त हो गई। सवाल यह है कि सब लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन नतीजे जो आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी नाकामी भी सामने आ रही है। बिल्कुल। और बिहार की अगर बात करें तो सैकड़ों नदियां जो है, पूरे देश में सैकड़ों नदियां थी, ऐसी छोटी छोटी नदियां थी, नहर नाला जिसको हम लोग बोलते थे, जिससे खेतों में सिंचाई होती थी या जो जीवन यापन चलता था, वो सारी के सारी नदी और नाले जो है वो खत्म हो गए हैं। आप मनरेगा जैसी योजना में जो है ऐसे उदाहरण है कि नदियों को भर दिया गया, मिट्टी खोद दिया गया और फिर पूरा का एक कारोबार चला। यानी विकास की भेंट चढ़ गया। हमारे जो एक प्यास है, वो प्यास विकास की भेंट चढ़ गई है। खैर, हमारे साथ बिलाल अहमद साहब मौजूद है। बिलाल साहब, सबसे बाद में आपके पास में आया हूं, और विपक्ष जो है उसके लिए सवाल मेरा यह है कि आपको मुद्दे सब नजर आते हैं और हर मुद्दे पे विपक्ष की जिम्मेदारी है, वो निभाता है। हम ये नहीं कह रहे कि विपक्ष नहीं निभाता, लेकिन एक आम आदमी से जुड़ा मुद्दा आज संसद के अंदर ये एआईडीएमके ने बाकायदा सवाल उठाया है। लेकिन पूरे देश के हालात आपके सामने हैं, और हालात ये हो गए हैं कि कंक्रीट का जंगल हो गया। एक बूंद पानी भी अगर गिरता है, हम नहाते भी हैं या बारिश का पानी होता है या गाड़ी भी धोते हैं, वो पहले नाली में जाता है, नाले में जाता है, नदी में जाता है, सीधा समंदर में जाता है। समंदर का लेवल बढ़ रहा है, पानी का नीचे घट रहा है और इकोलॉजिकल बैलेंस गिर रहा है। क्या ये विपक्षी दलों के लिए या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मुद्दा नहीं है? बिलाल जी, बिलाल साहब, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हमारे साथ बिलाल साहब जुड़े हुए हैं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लखनऊ से लाइव बैठे हमारे साथ। बिलाल साहब, आपको आवाज मिल रही है? लगता है बिलाल साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं अपने पीसीआर को मनप्रीत जी को रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार फिर देख लें, जरा जोड़ने की कोशिश करें। बीनू मेनन साहब, आपकी सरकार है, सरकार की जो परिभाषा वो यही है, स्वच्छ वातावरण, जल, वायु ये देना है, और समस्या बहुत गंभीर है। देखिए, समस्या यकीनन बहुत गंभीर है। देखिए, जैसे हम जब आए थे 2014 में, हमने स्वच्छ भारत का एक मुहिम चलाई थी। उस टाइम पे लोगों ने कहा बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, नहीं हो सकता, पर क्या है, एट द एंड ऑफ द डे करके दिखाया हमने। तो वैसे ही जब जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, देखिए आप डिनाई नहीं कर सकते। मैंने डिनाई नहीं करा, मैंने तो पूछा, मैंने तो डिनाई करा ही नहीं सर। अगर मैंने पूछा है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। नाराज हो जाते हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूं। यूनिसेफ तक ने अगर एक्नॉलेज किया है इस चीज को, अगर मतलब यूनिसेफ ने वहां से एक्नॉलेज किया, मैं यहाँ की जनता की बात कर, उसने कितना नोटिस किया वो भी तो देखना। यूनिसेफ वहां बैठ के थोड़ी वो करती है, यहाँ पे भी सर्वे करके करती है ना। अच्छा, अगर आप यूपी में भी अगर आप देखते हैं, जापानीज सिकनेस के भी जो है उसमें उसके केसेस में गिरावट आई। यूनिसेफ ने इस चीज को कहा है कि भाई ये स्वच्छ भारत अभियान के बाद सॉइल पोल्यूशन की गिरावट आई, चर्चा हो रही है, एक बुखार की, सॉइल पोल्यूशन कम हुआ है, सॉइल पोल्यूशन कम हुआ है पहले से। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए हर चीज में क्या है, ऐसी खासकर ऐसे मुद्दों में क्या है, सिर्फ सरकार के करने से नहीं होता है,
लोकल लेवल लोगों में भी। अभी आप थोड़े सर, आप रन ऑफ वाटर बिनु की भी जी, कहते हैं, बस एक सेकंड दे दे, एक जी सेकंड, बस एक सेकंड। सरकार के होने से नहीं होता, समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको कम से कम 100 तालाबों की वो स्थिति बता दूंगा जिनकी कंप्लेंट हुई है, जिन पे भूमाफिया ने सरकारी तंत्र से मिलकर कब्जा किया, किसी ने कार्रवाई नहीं की, उसके लिए सरकार जिम्मेदार, जनता जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, अभी आपको मालूम है महाराष्ट्र में अकेले इस पर 100 एफआईआर हुए हैं, अभी रिसेंटली 25 और एफआईआर हुए हैं। यूपी में इसको लेकर कई सारे करप्ट ऑफिसर्स के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं। यूपी की स्थिति बता दूं आपको, देखिए गिनती बता दूं थोड़ी सी। देखिए, उत्तर प्रदेश में कितने हैं जी बताइए। मैं जरा गिन के बता दूं, 65,000 कितना 6,69,278 में से 20,000 तालाबों पर अभी भी आज की तारीख में भी कब्जा है जी। और ऐसे तालाबों पे मैंने स्टोरी की जिस पे बाकायदा सरकारी योजना आ रही थी, उस योजना को तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन उस पर कब्जा आज भी, तालाब विलुप्त हो गया है। अब चलिए मेरे साथ, वही मैं कह रहा हूं, इसी चीज आप चलिए मेरठ में आपको ग्राम पंचायत की भवन दिखा दूंगा, मैं आपको इसी चीज पे आपको सरकारी मैं बिल्डिंग दिखा दूंगा। इसी दिशा में कार्रवाई हो रही है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और उसका क्या सुप्रीम निदान कोर्ट के होगा, आदेशों का पालन उसका होगा। क्या निदान होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि योगी सरकार जो है वॉर फुटिंग पे उस पे कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है। दूसरा, आपने एक रन ऑफ वाटर पे कहा, ठीक है। मेरे साथ बिलाल साहब जुड़ गए हैं। बिलाल साहब, आपको आवाज मिल रही है? टीएमसी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बिलाल साहब, आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज कट रही है। बिलाल साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। बिलाल साहब, मेरा सवाल यह है कि हम बड़े बड़े मुद्दों पर तो प्रदर्शन करते हैं, विरोध भी करते हैं और मीटिंग्स का बायकॉट भी करते हैं, सरकार का पूरा विरोध भी करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इस मुद्दे पर तो समन्वय है या विरोध हो, लेकिन आवाज तो उठनी चाहिए। पानी नहीं रहेगा तो ना आप रहेंगे ना मैं रहूंगा। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही मेरे पास। टीएमसी का इस पूरे मामले पे क्या स्टैंड है? इतनी आवाज तो आ गई होगी। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, टीएमसी का क्या, बिल्कुल मैं एक इंसान हूँ और मुझे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। हर किसी को इसकी जरूरत है, इसके लिए हर आदमी को आगे आना चाहिए। ये किसी का सरकार का मुद्दा तो है, वो बात अलग है, मतलब ये एक आदमी की, हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। तो चाहे कोई नेता हो या कोई गरीब आदमी हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ये देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको एक चीज वो, मध्य प्रदेश की 15 साल की गवर्नमेंट में 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ इसीलिए हुआ कि भाई वहां पे लोगों को पानी सही से पहुंचाया जाए। मगर क्या हुआ, कितने परसेंट लोगों को पानी पहुंचा? 6-7% लोगों तक ये काम हो पाया है 35,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद में। अब इसके लिए आवाज उठाने वाला कौन है? इस पे कब तक कार्रवाई होगी? क्या हुआ, किसने गलत करा? क्योंकि वहां पे लोग पानी, गंदा पानी पीने के लिए क्या क्या आदमी मरता क्या ना करता, उसे गंदा पानी भी पीना पड़ रहा है। मगर इसके लिए बिल्कुल जो हमारी सरकारें हैं वो जिम्मेदार हैं और सब लोगों को इसके लिए कुछ ना कुछ मिलकर कदम उठाना चाहिए और हम इसके साथ में। ठीक है आशीष जी, मैं सामाजिक मुद्दों पे आपसे बात नहीं करूंगा, मैं तो बात करूंगा कानून पे। आप तो सिर्फ ये बताइए, कानून का डर के बगैर मुझे नहीं लगता कि हम सुधरते हैं। हम मेरे ख्याल में आधे ईमानदार तो हम इसलिए कि शायद हम जेल ना चले जाएं। आधे ईमानदार तो हम, मैं बात बता रहा हूं, अगर हमारा मौका लगे तो हम तो कुछ भी कर जाएं। तो क्या, जबकि बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस कोर्ट्स के हैं, बाकायदा एनवायरनमेंट को लेकर है, नदी नालों को लेकर है, तालाबों को लेकर है, पोखरों को लेकर है, काम नहीं करेगा कोई तो कंटेम्प्ट का कोई प्रोविजन है कि नहीं है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो नहीं करती हैं, चीफ सेक्रेटरीज को एक पार्टी बनाकर कंटेम्प्ट का केस बनाया जा सकता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को विश्वास दिलाता हूँ, इस न्यूज प्रोग्राम के समाप्त होने के बाद मैं आपसे वो पूरा डेटा लूंगा जो आपने कलेक्ट किया है और जुलाई में हम इस पर एक PIR फाइल करेंगे कि अगर तालाबों पर अवैध कब्जा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, तब तक राज्य सरकारें उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा प्रोविजन है ना, मतलब इसके लिए किसी खास प्रोविजन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया हर निर्णय भारत का कानून होता है, जिसको कि लागू करना केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो अविनाश चंचल जी,
आप एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, कितनी कंप्लेंट्स आपकी तरफ से गई हैं? सरकारी नाकामी जहां जा रही है, समाज की जहां जा रही है, भूमाफिया की ताकत कहां कहां सामने आई है, और एक माफिया, भूमाफिया के साथ साथ टैंकर माफिया भी इसी के साथ पनप गया है। तो क्या लगता है, ये व्यापार बन गया है या शोषण बन गया है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूरी तरीके से जो पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाने का जो जरूरत है, जिसमें सरकारी योजनाओं में सुधार की जरूरत है, समाज को भी समझने की जरूरत है। अभी आपने स्वच्छ भारत अभियान का जैसे उदाहरण दिया, पूरे गांव में शौचालय बनाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि शौचालय बन रहा है, लेकिन वो पूरा वाटर पे आधारित शौचालय बनाया जा रहा है, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि इकोसेन टॉयलेट बनाए जाने चाहिए, जो गांव के हिसाब से वहां के पानी के हिस्से को कम खर्च करके किया जा सकता था। इसी तरह से पूरी जो खेती है वो बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल पंप के सारे पानी खींच के किया जा रहा है, जबकि आप अगर जैविक खेती की बात करें तो उसमें कम पानी की जरूरत होती है। और बहुत सारे ऐसे, बिहार में जमुई का एक केरिया गांव है, तो पूरा गांव ने हैंडपंप और ये डीजल पंप लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें कुआं चाहिए, कुएं के लिए योजना बनाई जाए। तो आपको कुआं खोदने के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन आप डीजल और इन सब चीजों पे। अविनाश जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं आपसे। मैं आपकी बात को खंडन नहीं कर रहा हूं। किसान जो है वो बहुत जल्दी निशाने पे आ जाता है कि वो खेती कर रहा है। धान की खेती को लेकर बड़ी लोग चर्चा करते हैं कि कितने किलो धान के लिए कितना पानी यूज होता है। मैं बिल्कुल उस बात को खंडन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप लोगों से, समझदार लोगों से जानना चाहता हूं कि एक गाड़ी जो धुलती है, कार जो धोते हैं हम लोग, मैं भी धोता हूं, आप भी धोते हैं, सब धोते हैं, उसमें कितना खर्च होता है और उस पानी का फिर रिसाइकलिंग क्या है, एक सवाल। दूसरी बात, हम लोगों ने जो शहरीकरण के नाम पे हम गंगा जल लाते हैं वहां से, और यहां दिल्ली में कैसे उसका मिसयूज हो रहा है, ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं। किसान जो पानी यूज कर रहा है, वो खेत में जा रहा है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस को कहीं ना कहीं क्लैश नहीं कर रहा। उसका पानी जितना खेती में हो रहा है, बाकी उसका जो है जस्ट होके जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर को बढ़ा रहा है या उसको मेंटेन कर रहा है। तो हम ये कहते हैं हमारा फोकस कमजोर ही क्यों रहता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसान को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों की मांग कुएं की है, जबकि आप दूसरी तरह की योजनाएं लाके उनको ये कर रहे हैं। तो किसान तो हमसे ज्यादा अवेयर है और पानी के लिए ज्यादा बचा रहे हैं, जागरूक है। शहर के लोग जो सावर का, एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप सावर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 10 लीटर से ज्यादा पानी जो है एक साथ, एक बार जब आप नहा रहे होते हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है, तो वो कहीं ज्यादा है। जबकि आप बाल्टी से भर के अगर नहाते हैं तो उसमें कम इस्तेमाल होता है। लेकिन शहरों में जिस तरह की हम लोग जिंदगी जीते हैं, बहुत आसान, शावर खोल लिया, कार को धो लिया, तो बिल्कुल हम लोगों ने ज्यादा, हम लोग जो शहर के लोग हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं पानी की इस क्राइसिस को लेके। और दूसरी बात जो है वो ये है कि आप इस ड्राउट को आप क्लाइमेट चेंज से अलग करके नहीं जोड़ देख सकते हैं। इसीलिए एक होलिस्टिक अप्रोच आपको लाना होगा और पूरे क्लाइमेट चेंज पे एक पॉलिसी लेके आनी होगी, जिसमें आप बेमौसम बाढ़ से बचने के लिए या फिर सूखे से बचने के लिए आपको एक पॉलिसी लेके आना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज चेन्नई में पानी नहीं है, बड़े बड़े शहरों में पानी अगर किल्लत हो रही है तो अचानक से आप जगेंगे और कुछ करके और फिर सो जाएंगे, फिर अगले गर्मियों का इंतजार करेंगे और फिर पानी की किल्लत। बिनु मेनन जी, क्या कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनेगी? अकेले एक महानगर की बात नहीं है, इसीलिए दिल्ली उसके अलार्मिंग कंडीशन पे है, अभी आपकी नीति आयोग ही कह रही है। बिल्कुल, उसके अलावा भी कई जगह से इसके कई सारे कारण भी हैं। देखिए, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अभी जैसे आशीष जी हमारे साथ बैठे हैं, इनको मालूम है, इन्होंने स्ट्रिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस गए थे दिल्ली सरकार को कि भाई वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। आपको मालूम होगा 250 गवर्नमेंट स्कूल्स में तक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुआ अभी तक, कई सारे कॉलेजेस में अभी तक वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हुआ। जो स्टेट अपनी ऑनरशिप दिखाती है, और खासकर केजरीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं दिल्ली का मालिक मैं हूं, इसके बावजूद ये चलिए दिल्ली का जवाब दिल्ली के केजरीवाल साहब से लेंगे। यूपी में पूरा हो गया, बता रहा हूं, यूपी में पूरा हो गया, महाराष्ट्र में पूरा हो गया जी, कहां हो गया ये और बता दिए। केजरीवाल ने नहीं किया, बिल्कुल मैं उसके विरोध में हूं। देखिए चेन्नई में भी रूल्स हैं, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर रूल्स हैं, बट ग्राउंड रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। अब मैं दिल्ली की मैं आपको एक बात बता रहा हूं, लोगों ने अपने घरों में जो कच्ची कॉलोनीज है सब में, देखिए कंक्रीट जंगल हर जगह है, चाहे वो कच्ची कॉलोनी हो चाहे अर्बन इलाकों हमारे दिल्ली के, पर वहां पे कच्ची कॉलोनियों में सबमर्शियल पंप्स लगे हुए हैं हर जगह पे। वहां के लोकल ऑफिशियल सबके साथ मिलके इलीगली पंप्स लगाए हुए हैं, उससे पैसे पानी आ रहा है और अंधाधुंध इस्तेमाल होता है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है, हर जगह अंधाधुंध पानी का इस्तेमाल होता है। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद रैशनल होने की जरूरत है। कहीं लॉस इंप्लीमेंट होते हैं या कोई कानून आता है या कुछ आता है, पर
एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें भी कुछ समझ होनी चाहिए, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है आशीष जी, सबमर्सिबल को लेकर बाकायदा निर्देश आते रहते हैं अलग अलग तरह से, हर शहर में बाकायदा है कि आपको परमिशन लेनी होगी, यहाँ पे नहीं लगाना होगा, ये पूरा सच्चाई बताता हूँ। हाँ। हकीकत ये है कि मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोग देखिए, दो तरीके की कॉलोनीज हैं, एक पॉश कॉलोनीज है और एक जहां पर शायद नॉट सो पॉश कॉलोनीज में आप एसएचओ को मैनेज कर लीजिए, आपके घर पर सबमर्सिबल लग जाएगा, मतलब टेबल के नीचे। दूसरी तरह की जो कैटेगरी है वहां पर सबमर्सिबल पहले लग जाता है, उसके बाद आपको एमसीडी का नोटिस आता है, आप कंसर्न एक छोटा सा कोर्ट होता है जो कि मेन कोर्ट के परिसर से कहीं दूर बना होता है, आप जाते हैं, एक एप्लीकेशन लगाते हैं, आपको माफी दे दी जाती है, आप प्रॉपर एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, आपको परमिशन मिल जाती है। इस पूरे खेल के नाम पर आप देखिए दिल्ली में 2000 जो रिपोर्ट्स आ रही हैं 2020 तक ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, ये रिपोर्ट नीति आयोग की है। 21 शहर और भी प्रभावित हो जाएंगे, इसमें उम्मीद ये मतलब आशंका, उम्मीद तो नहीं कहना चाहिए, आशंका जो 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं। आज से 3 दिन पहले यूएसए का एक मीडिया हाउस है CNN, वो इंटरनेशनल लेवल पर स्टोरी चला रहा है कि चेन्नई का जो मेन रिजर्वायर है, मेन झील है जिससे पूरे को सप्लाई होता है पानी, वो सूख चुकी है। और ये देखिए कि चेन्नई समुद्र के किनारे बसा हुआ है। लेकिन इसमें क्या गंभीर बात है, वहां पे जो एयरपोर्ट बना है वो भी जो है झील को पाट के बना है। ये भी सरकारी समस्या को देखें मोटे तौर पर जो दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी क्या है। अवेलेबिलिटी अपने आप में एक बहुत लार्जर इशू है। रिन्यूएबल एनर्जी के आप सोर्स यूज करिए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं जो किसी एक सरकार के बस में नहीं है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट बिलाल अहमद साहब, विरोध करते रहिए, सरकार के साथ बैठिए मत, मीटिंग में मत जाइए, लेकिन इस मुद्दे पर तो समन्वय बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल बनाया जाएगा और इस पर काम करा जाएगा। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये सबके लिए है। पानी का भी पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है और इसके लिए कोई एक कानून बनना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। बिल्कुल हम सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन इस पूरी समस्या के लिए मुझे लगता है कि माफिया, भूमाफिया और अगर बात करें टैंकर माफिया, ये तमाम वो लोग जिम्मेदार हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं कि अगर आपके सामने तालाबों पर कब्जा हुआ, कुओं को बंद किया गया और हम पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये भूल रहे हैं कि पानी कितनी कीमती चीज़ है। आने वाले वक्तों में अगर सिर्फ बोतलों में, टैंकरों में पानी रहेगा तो हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, यही सच है। और आज यही सच है में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।